नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। कुर्सी संभालने के बाद नए मंत्रियों ने क्या क्या एजेंडा सेट किया है, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से क्या मिली नसीहत, सिंधिया की वजह से सचिन पायलट क्यों आए सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर, आइए देखते हैं टॉप 9 टीम मोदी ऑन ड्यूटी। नए मंत्रियों को पीएम मोदी ने नसीहत दी है कि वे मीडिया में बेवजह बयानबाजी न करें। पीएम ने मंत्रियों की मीटिंग में कहा कि अपने मंत्रालय पर फोकस करें और सरकारी योजनाओं को जमीन पर लेकर जाएं। साथ ही सरकार और मंत्रालय के कामकाज का सोशल मीडिया पर बेहतर प्रचार प्रसार करें। ऐसे काम करें जिससे आम आदमी के जीवन में बदलाव आ सके। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को लेकर प्रधानमंत्री का एक पुराना वीडियो सामने आया है। इसमें पीएम कह रहे हैं कि मांडविया का भविष्य बेहद उज्जवल है। दरअसल यह वीडियो 2012 में मांडविया के पहली बार राज्यसभा सदस्य बनने पर सूरत में उनके स्वागत समारोह का है। मनसुख भाई नो भविष्य के उज्जवल है, मैंने साफ देखा। मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली ही बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति को लेकर तेजी से आगे बढ़ने के संकेत दिए हैं। प्रधान ने कहा कि देश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए भविष्य के भारत को गढ़ने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है और हम सभी छात्रों और युवाओं को एक समान ज्ञान वाली समाज की ओर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने मंत्रालय के तीनों राज्य मंत्रियों से मिले और उन्हें शुभकामनाएं दी। गृह मंत्रालय में अब 3 राज्य मंत्री हो गए हैं। इनमें से 2 नए मंत्री अजय कुमार और निशीथ प्रामाणिक इस बार के विस्तार में आए हैं, जबकि नित्यानंद राय पहले से मौजूद हैं। वहीं जी किशन रेड्डी प्रमोट होकर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख मांडविया के बाद राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने भी जिम्मेदारी संभाल ली है। मंत्रालय संभालने के बाद भारती पवार ने कुछ राज्यों में केस बढ़ने पर चिंता जाहिर की है और डेल्टा वेरिएंट के खतरे के बारे में भी बताया। केंद्र सरकार में मंत्री पद मिलने पर यूपी के अजय मिश्रा ने कहा कि अमित शाह के साथ काम करने को लेकर वह काफी उत्सुक हैं। मिश्रा ने कहा कि वह पीएम को आदर्श मानकर काम करेंगे, जो कि एक चैलेंज है। कार्यकर्ता के नाते मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला है। उन्होंने ये भी दावा किया कि यूपी में ब्राह्मण बिरादरी सरकार से नाराज नहीं है और बीजेपी की यूपी में दोबारा सरकार बनेगी। केंद्र सरकार ने नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कैबिनेट की बैठक में हुए इस फैसले की जानकारी दी है। तोमर ने कहा कि नारियल बोर्ड में CEO की नियुक्ति भी होगी और नारियल कारोबार बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल में सिंधिया को सिविल एविएशन जैसा बड़ा मंत्रालय मिलने के बाद सोशल मीडिया पर दिलचस्प प्रतिक्रिया आ रही है। सचिन पायलट की ओर इशारा करके एक यूजर ने लिखा, प्लेन मिल गया है, अब पायलट की जरूरत है। वहीं एक दूसरे सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि सिंधिया ने उड़ान भर ली, जबकि पायलट अब भी जमीन पर पड़े हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नए सदस्यों के साथ गुरुवार को अपने निवास पर बैठक की। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ सुझाव दिए। बैठक में बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष समेत कुछ और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। और प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के लिए 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। चित्रकूट में आज संघ के प्रांत प्रचारकों की बैठक। कहां से कहां तक भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान निकालेंगे किसान ट्रैक्टर यात्रा। देश की अहम खबरों को देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। पीएम देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर में बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर अब 48 हो जाएगी। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले योगी सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का माहौल बनाना चाहती है। आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की बैठक आज से चित्रकूट में शुरू होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सीमित संख्या में क्षेत्र प्रचारक शामिल होंगे, जबकि देश के दूसरे हिस्सों से लोग बैठक में ऑनलाइन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अहम हो गई है। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा आज उनके पिता के पैतृक गांव खगड़िया के शहर बन्नी गांव पहुंचेगी। यहां चिराग अपने साथ हुए व्यवहार पर स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। इससे पहले बेगूसराय में चिराग ने एक बार फिर बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होने का दावा किया। भारतीय किसान यूनियन आज शामली से सिंघू बॉर्डर तक किसान ट्रैक्टर यात्रा निकालेगी। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में चल रहे आंदोलन के बीच बीकेयू 1 अगस्त से दूसरा आंदोलन शुरू करेगी। बीकेयू के बैनर तले किसान 8.5 करोड़ का गन्ना बकाया, बिजली दर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी के मुद्दे पर गांव-गांव जाकर आंदोलन करेंगे।
बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के 49वें जन्मदिन के मौके पर गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें शुभकामनाएं देने उनके घर पहुंची। ये पहला मौका है जब ममता गांगुली के घर पर गईं। बताया जाता है कि सौरव ने ममता को एक साड़ी भी गिफ्ट की है। गांगुली और ममता की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता इस दौरान कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा करेंगे। दोनों नेता सुरक्षा, व्यापार, आर्थिक मसलों के अलावा तकनीकी, सैन्य सहयोग, विज्ञान, संस्कृति और मानवीय पहलू पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों के 10वीं कक्षा के छात्रों के नंबर्स के कैलकुलेशन से संबंधित याचिका पर आज सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने इसे जल्द सुनवाई के लिए आज के लिए निर्धारित किया। इससे पहले मामले की सुनवाई पर 28 अगस्त की तारीख तय की गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई होगी। अदालत ने हाल ही में मामले में पी चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ समन जारी किया था। मामले की सुनवाई विशेष सीबीआई जज एम.के. नागपाल कर रहे हैं। मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम और अन्य के खिलाफ सुनवाई आज तक के लिए स्थगित कर दी थी। भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज आज से शुरू हो रही है। पहला मैच आज नॉर्थहैम्पटन में खेला जाएगा, दूसरा मैच 11 जुलाई को और तीसरा मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत पर अपनी खराब फॉर्म से उबरने का दबाव है। इससे पहले वनडे सीरीज में भारतीय टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। कहां सड़क पर सरेआम फायरिंग से हुई 2 लोगों की मौत, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कहां कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, महिला प्रस्तावक के साथ कहां पर बदसलूकी हो गई और टोल प्लाजा पर संभलकर बैरियर से बचकर। राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। दिल्ली के बड़ा हिंदूराव इलाके में अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार रात अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में 2 राहगीरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में ये गैंगवार लग रहा है। वहीं चश्मदीदों का कहना है कि करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस ने मृतकों के शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा की बिसरक पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का खुलासा किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दोस्ती कर अपने फ्लैट पर बुलाते थे और फिर रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है ये लोग अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से एक युवती की जान चली गई। गांठ से निजात दिलाने के लिए आरोपी ने युवती के सिर का ऑपरेशन कर दिया। हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तेलंगाना के एक टोल के वायरल वीडियो को देखकर आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। वीडियो में दिख रहा है कि मिनी ट्रक एक टोल प्लाजा पर आकर रुकती है तो उसका बैरियर आगे पैर लटकाकर बैठे लोगों के सिर से कई बार टकराता है। हालांकि घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। वीडियो के जरिए साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा संदेश भी देने की कोशिश की है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र के सभी जिलों में रैलियों का आयोजन किया। नागपुर में तेज बारिश के बावजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साइकिल रैली निकाली। नासिक में भी साइकिल रैली निकाली गई। पटोले के मुताबिक 17 जुलाई तक कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे महाराष्ट्र में उठाती रहेगी। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए हो रहे नामांकन के दौरान गुरुवार को सरेआम गुंडाई और अभद्रता की गई। लखीमपुर में नामांकन के लिए पहुंची महिला प्रस्तावक के कपड़े खींचने की कोशिश की गई। महिला समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की प्रस्तावक थी। लखीमपुर खीरी के अलावा कई शहरों में हिंसा भी हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कहर बढ़ गया है। बूढ़ी गंडक का जल स्तर बढ़ने से बादल गांव के करीब 250 घरों में पानी घुस गया है। बाढ़ प्रभावित परिवारों ने बांध पर शरण ले रखी है। घरों में फंसे बूढ़े और बच्चों को नाव के सहारे ऊंचे स्थान पर लाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने राहत और बचाव कार्य चलाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में गुरुवार को भारी बारिश के बाद जल जमाव के हालात दिखे। भंडारा जिले में कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। अमरावती में कई घरों के छत के लिए लगाए गए सीमेंट और टीम के पतरे उड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और एनसीआर में गुरुवार रात हुई बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने गरज के साथ बारिश का अनुमान जताया था। आईएमडी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं के कारण उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज बारिश होने के आसार हैं। प्रधानमंत्री कोरोना महामारी को लेकर क्यों हैं चिंतित? नए स्वास्थ्य मंत्री का क्या है महामारी से निपटने का प्लान? यूपी ने वैक्सीनेशन में हासिल की कौन सी बड़ी उपलब्धि? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई हिस्सों में भारी भीड़ जुटने पर चिंता जाहिर की है। मंत्रियों के साथ बैठक में पीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं कर रहे। ये अच्छी बात नहीं है और डर पैदा कर रहा है। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ अभी हमारी लड़ाई जारी है और ऐसे समय में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हेल्थ इमरजेंसी के लिए 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद हुई पहली बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 23,000 करोड़ के पैकेज में से 15 करोड़ केंद्र देगा और 8 करोड़ राज्य देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में मेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्रों से मदद ली जाएगी। इसके लिए हर जिले में 10,000 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन स्टोर करने की तैयारी भी की जा रही है और देश में 2,44,000 नए बेड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया से आग्रह किया है कि वो कोरोना के इलाज और वैक्सीनेशन से जुड़े भ्रम को दूर करने की मुहिम में आगे आएं। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि मौजूदा समय में सबसे जरूरत इस बात की है कि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, चाहे वो वैक्सीन लगवाने का मसला हो या फिर कोरोना नियमों के पालन का। धनबाद में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों ने सेंटर पर जमकर हंगामा किया। शहर के रेड क्रॉस भवन में चल रहे वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ जमा होने से ये सब हुआ। व्यवस्था बनाने के लिए मौके पर न पर्याप्त पुलिस थी और न ही विभाग के अधिकारी। ऐसे में हर कोई पहले वैक्सीन लेने की होड़ में लग गया, जिसके बाद क्या हालत बनी आप देख ही सकते हैं। उत्तर प्रदेश कोविड वैक्सीनेशन में पहले नंबर पर पहुंच गया है। 3.5 करोड़ लोगों को कम से कम एक डोज लगाने वाला यूपी पहला राज्य हो गया है। कल राज्य में एक दिन में 7,04,208 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। महाराष्ट्र में 3.5 करोड़ डोज लगभग 3 दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन 3.59 करोड़ डोज के साथ यूपी पहले नंबर पर पहुँच गया है। यूपी में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का फैसला हुआ है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अब डोर टू डोर वैक्सीनेशन करेगा। ये अभियान खास तौर से बुजुर्गों और लाचार लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है। 1 से 2 सप्ताह के भीतर प्रदेश में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के बनाए कंट्रोल रूम को सिर्फ टेलीफोन करना होगा। मुंबई में आज फिर से सरकारी सेंटर्स और बीएमसी पर वैक्सीनेशन नहीं होगा। बीएमसी ने इस बात की जानकारी देते हुए वैक्सीन की कमी को इसकी वजह बताया है। दरअसल मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते पहले भी कुछ मौकों पर वैक्सीनेशन रोकना पड़ा था। उद्धव सरकार ने केंद्र से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है। दुनिया में कोरोना से अब तक 40 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि भारत में 4,05,000 से ज्यादा मौतें महामारी से हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि महामारी खत्म होने में अभी वक्त लगेगा, ऐसे में सावधानी जरूरी है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ये महामारी इतनी जल्दी और आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर क्यों बढ़ा संकट? केरल में बढ़ते कोरोना केस के पीछे क्या है वजह? और रिकॉर्ड संख्या में केस के बावजूद क्यों लॉकडाउन खोलने जा रहा है ब्रिटेन? देखते हैं टॉप 9 बदले सरकार। देश में कोरोना के मामले कम होने के बाद स्थिर हो गए हैं और अब आगे इसमें गिरावट न आने से चिंता बढ़ने लगी है। देश में पिछले 24 घंटे में 34,400 नए केस आए हैं, लेकिन इसमें महाराष्ट्र के आंकड़े शामिल नहीं हैं, जहां से हर रोज 10,000 के करीब मरीज आ रहे हैं, जबकि इस दौरान 35,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। एक दिन में देश में 468 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है, लेकिन यहाँ भी संख्या कम होने की वजह महाराष्ट्र से आंकड़ों का न आना ही है। कोरोना के केरल के आंकड़े परेशान कर रहे हैं। राज्य में लगातार 12 से 15,000 के बीच नए केस रोजाना आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 13,772 नए केस आए। वहीं इस दौरान 142 मरीजों की महामारी से मौत भी हो गई। चिंता की दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि 24 घंटे में आए पॉजिटिव केस से कहीं कम 11,414 लोग ही रिकवर हुए हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे में 110 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 258 मरीज संक्रमण से रिकवर हो गए। एक दिन में प्रदेश में महामारी से 10 लोगों की जान चली गई। यूपी में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1,789 रह गई है। यूपी में पहली बार कप्पा वेरिएंट मिला है। इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया जा चुका है। कप्पा वेरिएंट की पुष्टि के बाद अब राज्य सरकार ने पूरे मामले की जानकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन से मांगी है। संक्रमितों का पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरीश सिंह ने बताया कि कोरोना का ये कप्पा वेरिएंट उसी वेरिएंट से म्यूटेट हुआ है जिससे डेल्टा वेरिएंट वजूद में आया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। 50 ऐसे मरीजों की पहचान की गई है जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट होने की आशंका है, जिनकी जांच की जा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट का ये खतरा खास तौर से मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और बागपत जिले में बताया जा रहा है।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक युवक के डेल्टा प्लस वेरिएंट से पीड़ित होने का पता चलने पर हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई और खोजबीन शुरू हुई तो पता चला कि वह अपने चाचा के घर आया था और वापस लखनऊ चला गया। स्वास्थ्य विभाग ने पीड़िता के चाचा के घर और उसके आसपास के लोगों के सैंपल लिए हैं और इलाके को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। कोरोना संक्रमित होने के 39 दिन बाद भी कई मरीजों के टिश्यू में वायरस मिला है। इसका खुलासा एम्स भोपाल की शोध में हुआ है। यही नहीं, शोध में ये भी पता चला कि वायरस फेफड़े के अलावा मस्तिष्क, किडनी और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचता है। दरअसल भोपाल एम्स में कोरोना के 21 मरीजों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया था। इनमें से कई ऐसे लोगों के शव थे जो संक्रमित होने के 39 दिन बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। कोरोना संकट के बीच केरल में जीका वायरस का मामला सामने आया है। हालांकि संक्रमित की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। 24 साल की एक गर्भवती महिला मच्छर के काटने से होने वाली इस बीमारी से संक्रमित मिली है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। जीका वायरस से संक्रमित होने के लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं। ब्रिटेन में 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। ये हालत तब है जबकि देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम हो रहा है। यहाँ संख्या 23 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। हालांकि ब्रिटेन सरकार का कहना है कि 19 जुलाई से लॉकडाउन की पाबंदियों को हटाने का लक्ष्य अब भी बरकरार है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद का कहना है कि गर्मी बढ़ने पर ये मामले 1 लाख प्रतिदिन तक जा सकते हैं। देर रात कहां हुई सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान कहां ढेर हुए 2 आतंकी और किसने कहा लद्दाख सीमा पर झड़प की वजह से भारत चीन रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं। चीन पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। कुलगाम में रेडवानी इलाके में यह एनकाउंटर हो रहा है। पुलिस को इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है। इससे पहले दिन में सुरक्षा बलों ने कुलगाम और पुलवामा में हुए एनकाउंटर में लश्कर से ताल्लुक रखने वाले 4 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में पुलिस ने एक आतंकवादी ठिकाने का भंडा फोड़कर आतंकियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक भरोसेमंद इनपुट के आधार पर सोपोर पुलिस ने इलाके में सीआरपीएफ के साथ तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गयी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों के छिपे होने को लेकर जानकारी मिली थी और इसी के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बावजूद नापाक आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं नहीं मानता कि भारत और चीन के बीच परमाणु हथियारों की होड़ है। चीन 1964 में परमाणु शक्ति बन गया, जबकि भारत 1998 में परमाणु शक्ति बना। चीन में विकास भारत से तेज गति से हुआ है। उनके मुताबिक पिछले साल ईस्टर्न लद्दाख सीमा पर हुई झड़प की वजह से दोनों देशों के रिश्ते प्रभावित हुए हैं। लाहौर बम ब्लास्ट का भारत पर आरोप लगाने को लेकर एमईए प्रवक्ता अरविंदम बागची ने कहा है कि भारत के खिलाफ आधारहीन प्रचार करना पाकिस्तान के लिए नया नहीं है। उन्होंने पाक को सलाह दी है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो इतनी ही ताकत के साथ अपनी स्थिति सुधारे और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर जब भी बात होती है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकवादियों को शहीदों के रूप में कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का नेतृत्व ही महिमा मंडित करता है। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पड़ोसी देश अफगानिस्तान में बदलते सुरक्षा हालात को देखते हुए अपने देश में प्रवेश करने वाले सभी विदेशियों के रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। पाक गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने देश में आने वाले सभी विदेशियों के पंजीकरण का फैसला किया है। कोरोना वायरस की जानकारी दुनिया से छिपाने वाला चीन अब एक और प्रोपेगेंडा लेकर आ रहा है। महामारी पर बनी चीन की फिल्म चाइनीज डॉक्टर आज रिलीज हो रही है। इस फिल्म में वुहान के अस्पताल के डायरेक्टर की कहानी है, जिसकी अगुवाई में महामारी फैलने के बाद 2800 लोगों का इलाज किया गया। चीन ने धरती को एस्टेरॉइड की टक्कर से बचाने के लिए महाप्लान पर काम शुरू कर दिया है। चीन की 2031 तक इसे पूरा कर लागू करने की योजना है। चीन के वैज्ञानिकों के निशाने पर एस्टेरॉइड बेनू है, जो 1614 फुट चौड़ा है। ये साल 2175 से 2199 के बीच धरती से 75 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।